चलो भाई, तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या देख लिया था? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। आई बात समझ में? उसके बाद में हमने उसके फीचर्स के बारे में बात करी थी, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को समझने की बात की थी। उसके बाद में हमने एक्टिव मास को निकाला था, एक्टिव मास सॉलिड का और प्योर लिक्विड का टेकन एज यूनिटी, कांस्टेंट होता है, यूनिटी के तौर पर उसको हम लेकर के चलते हैं, यानी उसकी वैल्यू 1 कंसीडर करके हम न्यूमेरिकल्स वगैरह क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही उसका एटॉमिक मास कंसीडर किया, एक्टिव मास कंसीडर किया जाता है। और अगर आपका क्या होता है, अगर आपका गैस होता है तो अगर गैस की कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में या फिर उसका एक्टिव मास प्रेशर की टर्म्स में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना हमने सीखा था। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या निकाला था हमने? उसके बाद में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था, जिसको हम केसी, केईक्यू या केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। केसी और केपी के बीच का हमने रिलेशन देखा था कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर क्या हो गया, डेल्टा एन। आई बात समझ में? ये सारी की सारी चीजें बेटा हमने क्या कर ली थी, ये सारी की सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर देख ली थी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है? चलिए आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। चलिए तो पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है भैया? आज का हमारा टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको आज देखने हैं वो हम यहां पर देखेंगे। देखो सबसे पहला तो पॉइंट वही है कि जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सेकंड आता है हमारा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक होता है। कैसा होता है भाई? डायनामिक इन नेचर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लगातार कंटिन्यूअसली रिएक्शन कहां पर चल रही होती है? कंटिन्यूअसली बेटा जो हमारी रिएक्शन होती है वो कहां चलती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी और कहां चलेगी भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पर ही किससे चलेगी, सेम स्पीड से चलेगी। और सेम स्पीड पर अगर कोई चीज आगे जा रही है और उसी सेम स्पीड से वो स्पीड पीछे, वो चीज पीछे आ रही है तो ऐसा लगता है कि वो चीज रुकी हुई है। समझ में आ रही बात? भाई एक बात तो बताओ, कोई चीज अगर इतनी स्पीड से इधर को जाएगी और इतनी से क्या लाओगे तुम, पीछे लेकर के आओगे, तो ऐसा लगेगा नहीं कि दोनों क्या रुकी हुई है। तो इक्विलिब्रियम पे ऐसा अपीयर होता है कि रिएक्शन रुक गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही बात? इक्विलिब्रियम पे ऐसा नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है, सेम स्पीड से चल रही होती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसीलिए हम यहाँ पर इसको डायनामिक बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा सर? इक्विलिब्रियम पे हमारे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बोला था ना मैंने। अरे भाई बताओ, अबे जब सेम से आगे पीछे जा रही है तो उनकी चीजें सारी की सारी क्या होगी भैया? कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? उसके बाद में मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने बताया था कि कैटलिस्ट, समझ में आ रही बात? अगला टॉप पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है कि ये कैटलिस्ट से इंडिपेंडेंट होता है इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट से क्या नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि कैटलिस्ट जो होता है आपका वो क्या कर देता है, वो इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, जल्दी अचीव करने में क्या करेगा भाई? मदद करेगा। समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला बहुत ज्यादा, उसको हम देखेंगे। भैया हमारी बहुत सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। हमारी कई सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स हुआ, जैसे कि हमारा वॉल्यूम, जैसे कि हमारा कलर, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, जैसे कि हमारा डेंसिटी। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ में? तो बहुत सारी हमारी क्या है भैया, बहुत सारी हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा एक क्या हो गया, हमारा प्रेशर हो गया। इन सारे के सारे प्रॉपर्टी का इंपैक्ट नहीं होता, नो इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। याद से देखिएगा, यानी कि जो भी आप प्रॉपर्टी मेजर कर पा रहे हो, आप टेम्परेचर है, कलर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, डेंसिटी क्या है, प्रेशर क्या रखोगे, इक्विलिब्रियम पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर किसका फर्क पड़ता है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है ना, ये इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या लगा रहे हो, टेम्परेचर लगाओ, डेंसिटी लगाओ, प्रेशर लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओ घटाओ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाओ घटाओ, आई जस्ट डू नॉट केयर। समझ में आ रही बात? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन सभी को यही बात बोलता है, लेकिन उसकी मोहब्बत किससे है भैया?
टेम्परेचर से है, तो वो टेम्परेचर को मना नहीं कर पाता। समझ में आ रही बात? तो ये तुम्हें क्या रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना। उसके अलावा ये तो तुम्हें मालूम ही है कि जो आपके रिवर्सिबल रिएक्शन है या केमिकल इक्विलिब्रियम है, ऑलवेज किसके अंदर होगा, ये क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। हमारा जो कंटेनर होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है भाई, वो हमारा कंटेनर हमारा ऑलवेज क्या रहेगा, क्लोज रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, वो क्या है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो होगी। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। इक्विलिब्रियम पर ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े भाई हमने, ये पढ़े हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के। पहला क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरा क्या है कि ये डायनामिक इन नेचर होगा, यानी कि रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों दूसरे में इंटर्न कन्वर्टेबल होंगे। दूसरे शब्दों में कि ये जो रिएक्शन होगी आपकी दोनों डायरेक्शन में चलेगी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। किसमें, सेम स्पीड के हिसाब से। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसका जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों का दोनों क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। कैटलिस्ट का यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? कैटलिस्ट का यहाँ पर कोई इंपैक्ट देखने नहीं पड़ता। मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, समझ में आ रही बात? उसके अलावा आपके कलर हुआ, ये सारी चीजें, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर केवल और केवल किसका फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर पर है। इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन हमेशा क्लोज कंटेनर में होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, कभी भी ओपन कंटेनर के अंदर आप इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा एक एग्जांपल देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन अगर मैं करता हूं तो किसमें कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये कहां है, ये ओपन कंटेनर के अंदर है। समझ में आ रही बात? तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ओपन कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोडक्ट है, निकल के बाहर। लेकिन अगर बेटा मैं इसी रिएक्शन को कहां कर दूं, इसी रिएक्शन को क्लोज कंटेनर के अंदर कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा भैया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अब ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि डब्बा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो वो जो डब्बे के अंदर कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? तो ये था बेटा हमारा किसके बारे में, ये था हमारा इक्विलिब्रियम के बारे में। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अगली जो प्रॉपर्टी आती है बेटा हमारी, वो आती है हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्यों, एक रिएक्शन में देता हूं हाइपोथेटिकल, जिसको क्या है हमारी A+2B गिव्स अस क्या है 3C + 4D। अगर मैं इसका क्या ले लूं, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ या खाली K जिसको हम बोलते हैं वो निकालने लग जाऊं, तो क्या होगा, C की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर T। अब C का एक्टिव मास लेना और D का क्या लेना है, एक्टिव मास ऑफ D अपॉन में क्या है, एक्टिव मास ऑफ A, और इनटू में क्या आ गया भैया, एक्टिव मास ऑफ B। जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको कहां चिपका दो, पावर में चिपका दो। ठीक है, और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यहां पर लेकर के चलेंगे। तो ये KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका हुआ कि नहीं हुआ? अरे ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो क्या है, वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। क्या है भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमारे K की वैल्यू है ना, वो कैसे कैसे चेंज होती है, और यहां से अक्सर करके क्वेश्चन आता है, याद से देखिएगा। समझ में आ रही बात? KP और KC से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा। अच्छा वैसे KP और KC में ज्यादा इंपॉर्टेंट KC है, KP के ऊपर तो PYQ है क्या, केमिस्ट्री का ये PYQ। हाँ देख, इसमें अगर आप केमिस्ट्री के PYQ में आप आंसर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर KP का क्वेश्चन कोई ऐसा खासा, कोई यहाँ पर वेटेज ऐसा आपको अच्छा खासा देखने नहीं मिला। ज्यादातर जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो किसकी आ रही भैया, वो आ रही है आपकी KC को लेकर के आती है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो सबसे पहला फैक्टर्स जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, सबसे पहला है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। क्या है भैया, रिप्रेजेंटेशन। आप उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझ में आ रही बात? एग्जांपल देखिएगा, एक रिएक्शन है मेरी A से B, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना मान लिया मैंने, K1। ठीक है, मान लिया। इस इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा, B/A करके निकलेगी, अब नहीं निकलेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस रिएक्शन को इनवर्स कर देता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं। B किस में कन्वर्ट हो रहा है, A में। समझ में आ रही बात? अब तो A से B में जा रहे हैं, अब कहां जा रहा, B से A की तरफ। तो उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमारा, K2। तो इसको कैसे निकाल लोगे, A/B निकाल लोगे, हाँ या ना? देखना, ध्यान से देखना मेरी बात। तो अगर आप इस चीज को नोट कर पा रहे हैं, तो क्या आप नहीं देख पा रहे कि K1 = 1/K2 आ रहा निकल के, या फिर K2 = क्या आ रहा है यहाँ पर 1/K1 आ रहा निकल के, देख लो भैया आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर मैं K2 = 1/K1 रखता हूं, तो K2 = 1/K1 की वैल्यू रखूंगा तभी तो ये K2 के बराबर आएगी।
नहीं आ रही समझ में बात? ये K1 है ना, K1 है, इसे मैं 1/K1 रख दूं तो क्या आ गया हमारा 1/K1 की वैल्यू क्या है, बी की कॉन्सेंट्रेशन नीचे, ए की कॉन्सेंट्रेशन कहां पहुंच जाएगी, ऊपर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये K2 की वैल्यू हुई क्या नहीं हुई? अरे हुई ना। तो ये क्या है तुम्हारा, तो यानी कि अगर तुम रिएक्शन क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो जो तुम्हारा K डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/K के बराबर हो जाएगा। ये पहला की पॉइंट है, इसको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, क्या है भैया पहला, ये पहला की पॉइंट है, इसको आपको क्या रखना, याद रखना। कोई दिक्कत वाली बात है? तो पहले की पॉइंट में ये है कि अगर आपकी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप अपोजिट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर क्या कर दीजिएगा, उसका रेसिप्रोकल, आप सीधा सीधा उसका आंसर यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है बेटा आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो नंबर 2 पर आता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। चलिएगा, समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलिए अब इसमें मैं एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूं आपको। चलो भैया, एक रिएक्शन है मेरी, क्या है कि ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन के मैं तुम्हें 3 केस दिखाऊंगा। कितने केस दिखाऊंगा, 3 केस। अच्छा छोड़ो, 2 ही दिखा देता हूं, तीसरा मैं पर कर देता हूं। इस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कितनी हो गई, K1, और अगर मैं इस वैल्यू को निकालता हूं तो वो आएगा मेरा B/A। अरे आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा? अभी ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इस रिएक्शन के 2 केस कर देता हूं। कितने केस ले लेता हूं, 2। या तो मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे कर दूं भाई मल्टीप्लाई, 2 से। 2 से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2A, और ये क्या आ गया मेरा 2B। ठीक है, 3 से करूंगा तो क्या आएगा 3A, और ये क्या आएगा आपका 3B। 4 से करूंगा तो 4A, और ये क्या आएगा तुम्हारा 4B। N से करूंगा तो क्या आएगा मेरा NA, और ये क्या आ गया मेरा NB। कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं इस रिएक्शन के लिए K डैश की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, तो वो होगी B का स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर। हाँ या ना, बताओ भाई, होगी कि नहीं होगी? क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि मेरा ये B/A का होल स्क्वायर आ गया? हाँ या ना? क्या ये B/A वैल्यू K1 की नहीं है क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू K1 के स्क्वायर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं K डैश की वैल्यू निकालता हूं तो क्या वो K1 स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली मैं ये 3A वाला देखता हूं, ये एक B तो एज इट इज रहेगा, ए नीचे क्या रहेगा, एज इट इज रहने वाला। तो बी की पावर में क्या जाएगा 3, ए की पावर में क्या जाएगा 3, B/A की होल पावर में क्या जाएगा 3, और B/A क्या है K1। तो क्या इसके लिए K डैश की वैल्यू भैया K1 का क्यूब आएगी कि नहीं आएगी? क्या इसके लिए सिमिलरली K डैश की वैल्यू K1 का 4 आएगी कि नहीं आएगी? क्या सेम टाइप में इसके लिए K डैश की वैल्यू भैया K1 का N आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई, समझ मारी कि नहीं आ रही बात? तो ये जनरलाइज इक्वेशन है। आपको एक इक्वेशन ऐसे गिवन है और आपको उसमें दोनों तरफ के नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दिए जाए, ट्रिपल कर दिए जाए, यानी दोनों तरफ सेम नंबर से क्या कर दी जाए, मल्टीप्लाई कर दी जाए। डबल होता हुआ नजर आ रहा, तुम्हें दिखाई पड़ रहा, तो उसमें जितने भी नंबर से तुम जो भी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तुम ऐड करोगे, उसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहां चढ़ा दोगे, पावर पे चढ़ा दोगे। याद रखना, समझ मारी बात, सिर पे चढ़ा लोगे। अगर कोई डबल करेगा ना तुम्हारे लिए, कोई कुछ बहुत ज्यादा डबल करेगा, उसे सिर पे चढ़ा लोगे, नहीं चढ़ा लोगे? तो तुम ऐसे ही करना कि अगर आपको कोई दिखाई पड़ रहा तो उसे सीधा सीधा कहां चढ़ा लेना है, सिर पे चढ़ा लेना, और कुछ नहीं करना। समझ मारी बात? कहानी में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। सर इस बार डबल ना करके हमने क्या कर दिया, इस बार हमने कर दिया हाफ, 1/2 A किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/2 B के अंदर कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि यहां पर अगर मैं इसके लिए K डैश की वैल्यू निकालूं तो ये B का एक्टिव मास अपॉन में क्या आएगा भैया, A का एक्टिव मास आएगा कि नहीं आएगा? B और A बेस सेम है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे भैया हम यहाँ पर ये हम ले सकते हैं कि B/A, और इस पूरे की पावर को 1/2 नहीं ले सकते क्या? B/A क्या है भैया आपका K1 हुआ, तो क्या मैं K डैश की वैल्यू यहाँ पर K1 की पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो ये और ये एक ही तो है। कैसे, यहां पर n की वैल्यू तो क्या है 2 3 4 है, और यहां पर n की वैल्यू क्या है 1/2, तो पावर पे तो वही चढ़ाया तुमने। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या रखना है आपको, ये रखना है आपको ध्यान। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके सामने कोई मतलब ये, अगर आपने यहां पर किसी को किसी नंबर से क्या किया भैया, डिवाइड किया, आ रही बात समझ में, किसी को क्या किया, किसी नंबर से डिवाइड किया, तो उसके लिए जो K डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, K1 टू द पावर जो भी आपने जिस नंबर से भी उसको डिवाइड करेंगे वो नंबर से 1/n है। ठीक है, या तो देखो फॉर्मेट दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 1/2 कंसीडर कर लेता हूं तो दोनों चीजें क्या निकल के आएंगी, मेरी सेम निकल के आएंगी। समझ में आ रही भाई बात? तो ये चीज तुम्हें क्या रखनी है भाई, ये चीज तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई?
है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, ये कितना केस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, ये हो गया हमारा बेटा केस नंबर 1, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं केस नंबर बी की तरफ। किसकी बात करते हैं भैया, केस नंबर बी की तरफ। मेरे पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है कि पी कन्वर्ट हो रही किसके अंदर, क्यू के अंदर, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है। एक है मेरा कि आर कन्वर्ट हो रहा किसके अंदर भैया, एस के अंदर, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैंने एक नई रिएक्शन बना दी, मैंने कहा कि P प्लस आर गिव्स अस क्या हो गया, Q प्लस एस, और ये कब आया होगा, ये तब आया होगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ये तब पॉसिबल है जब मैं यहाँ पर 1 प्लस क्या कर दूंगा भाई, 2 कर दूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने वैल्यू मान ली भैया K3, और मुझे इस K3 की वैल्यू का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले भाई देखो, एक बार मेथड तो हमें समझना पड़ेगा ना कि कैसे निकला, फिर डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बॉस K1 की वैल्यू। तो K1 की वैल्यू क्या है, Q का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई क्या हो गया भैया, P का एक्टिव मास, आया ना, हो गया नहीं हो गया, इस रिएक्शन से निकाला। इस रिएक्शन से बेटा मैंने K2 की वैल्यू क्या निकाली, S का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय R का एक्टिव मास, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं K3 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, Q का एक्टिव मास इनटू में S का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय P का एक्टिव मास इनटू में क्या हो गया, R का एक्टिव मास। अरे सर कुछ जाना पेशाना लग रहा, ये Q बाई P क्या ये आपका K1 हुआ कि नहीं हुआ, ये S बाई R आपका क्या K2 हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 के बराबर आएगी। तो याद रखिएगा, दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन को जब भी आपको प्लस करना है तो हमेशा उनके कांस्टेंट को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सर अगर मैं माइनस कर दूं, ले भैया कर ले, यहीं कहीं खाज है ना हमारे, उठेगी तो करेंगे। अब मैंने क्या कर दिया माइनस, अब ध्यान से देखा, मैंने बोला P प्लस की जगह क्या करा, P माइनस आर। अब ध्यान से देखना कि इस रिएक्शन को कैसे है कि P माइनस आर ये कन्वर्ट हो रहा किसके अंदर, Q माइनस एस के अंदर, हो रहा नहीं हो रहा, ये माइनस वाला इसे इधर ले आओ, आर वाला उधर ले आओ, तो ये क्या P प्लस एस इज इक्वल टू Q प्लस आर हो गया कि नहीं हो गया। देखो इस रिएक्शन को जरा कंपेयर करो, तो ये क्या हो गया, P प्लस एस, ये क्या हो गया, Q प्लस आर। जब भी क्रॉस वाला मामला आपको दिखाई पड़ रहा, यानी कि ये क्या समझ जाना कि जो यहां है वो यहां पे, मतलब समझ रहे हैं आपको मैं क्या कहना चाह रहा, कि यानी कि एक तरफ के रिएक्टेंट को दूसरी तरफ के प्रोडक्ट को अगर तुमने ऐड कर रखा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। देखो K1 और K2 तो एज इट इज रहने वाला है। अब इस रिएक्शन के लिए मैंने क्या मान लिया, इस रिएक्शन के लिए मैंने मान लिया वैल्यू K4, क्या मान लिया भाई, K4। तो मुझे K4, क्योंकि K3 तो मैंने निकाल लिया ना, तो इस रिएक्शन के लिए मैं क्या निकालूंगा, K4 निकालूंगा। तो K4 मेरा क्या निकलेगा, वो निकलेगा Q की कॉन्सेंट्रेशन और R की कॉन्सेंट्रेशन। अबे होगी नहीं होगी, प्लस अपॉन में क्या होगा, P की कॉन्सेंट्रेशन और S की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा बताओ, क्या Q बाई P ये K1 की वैल्यू नहीं है क्या, देख करके बताओ भैया। क्या K2 के लिए S बाई आर है, तो अगर K2 के लिए S बाई आर है, लेकिन ये क्या है, तो R बाई S है, तो क्या ये 1 अपॉन K2 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई। तो यहां पर K4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, K1 अपॉन K2 के बराबर आएगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी दो केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, दोनों को आप सम करोगे तो उनके रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों को आप माइनस करोगे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, आपके डिवाइड हो जाएंगे। अपोजिट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पावर में चला जाएगा, समझ में आ रही बात, और किसी से डिवाइड करोगे तो डिवाइड में है वो 1 अपॉन के पावर में वहां पर क्या हो जाता है भाई, चलता हुआ हमको नजर आएगा। बोलो भाई, अबे कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात आपके, है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा, उसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो थर्ड फैक्टर है हमारा, उस फैक्टर का नाम क्या है भाई, उस फैक्टर का नाम है टेम्परेचर। इसके बाद न्यूमेरिकल लूंगा बस, ठीक है। थर्ड फैक्टर का नाम क्या है भाई, थर्ड फैक्टर का नाम हो गया बच्चों हमारा टेम्परेचर। क्या नाम है भैया, टेम्परेचर। तो एक इक्वेशन आती है हमारी, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये इक्वेशन है, किसी काम की नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कुछ समझाना है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वांट हॉफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं भैया, वांट हॉफ इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं, किसी काम की नहीं है लेकिन समझाना है, वैसे थोड़ा सा काम आएगी आगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो इसको देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात। पॉज करिए 1 मिनट को। चलो भाई, तो लाइट का कट लग गया था। अब ध्यान दो भैया, तो मैं क्या कर रहा था, फैक्टर नंबर थर्ड के बारे में बात कर रहा था। फैक्टर नंबर थर्ड क्या है हमारा, वो है बेटा टेम्परेचर। समझ में आ रही बात। तो इस टेम्परेचर में हम एक इक्वेशन देखने वाले हैं, और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है कि log K2 माइनस K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन
2.303 आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1 क्या हो गया T2 हो गया। अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी यहां से। आ रही बात समझ? इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दूंगा? इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा वान हॉफ इक्वेशन। क्या नाम दिया भैया इसको? वान हॉफ इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है? चलो, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? log K2 माइनस log K1 है भाई, ऐसे लिख सकता हूं। इज इक्वल टू में क्या आ गया? डेल्टा H अपॉन 2.303 और R और 1/T1 T2 में क्या ले लिया? क्या मैंने T1 और T2 एलसीएम ले लूं भैया? क्या आ गया मेरा? ये T2 माइनस T1 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मेरी इस इक्वेशन का थोड़ा सा क्या हो गया? मॉडिफाइड वर्जन आ गया। ठीक है, अब कहानी क्या है? टेम्परेचर तो टेम्परेचर है, डेल्टा एच क्या होता है? टोटल जो आपका एंथैल्पी चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपकी दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक, एक रिएक्शन क्या होती है जी? एक्सोथर्मिक। और एक रिएक्शन होती है आपकी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी, तो मैंने पहले भी बताया था उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो मैं ये कंसिडर करता हूं कि मेरा जो T2 है, यानी कि जो दोबारा में जो दूसरा टेम्परेचर पे रीडिंग ली गई है वो T1 से बड़ा है। तो लेट एज्यूम, ये क्या करते हैं? लेट, हमने क्या माना कि T2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया मेरा? T1 हो गया फॉर बोथ केसेस। ठीक है, आप चाहे तो T1 बड़ा रख के भी कर सकते हैं, तो उनका आंसर थोड़ा सा मतलब बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मेरा T2 और T1 से क्या है बड़ा, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा? एक्सोथर्मिक की बात कर रहा। इधर ध्यान दो, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा? एक्सोथर्मिक की बात कर रहा। अगर मेरा T2 बड़ा है T1 से, तो T2 माइनस T1, क्या ये वाली टर्म बड़ी होगी कि नहीं होगी? ये टर्म बड़ी होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी? अबे जब ये बड़े में से छोटा घटा होगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एच क्या है? निगेटिव है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो इसका मतलब निगेटिव का मतलब लेस देन 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी मेरी, तो log K2 माइनस log K1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी कि नहीं होगी? अरे होगी। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा log K2 जो होगा वो लेस देन किससे होगा? log K1 से होगा, इसे उधर ले जाऊंगा, होगा नहीं होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि K2 जो होगा वो K1 से क्या होगा? स्मॉलर होगा। पॉइंट पकड़ो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर K1 की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। समझ में आ रही बात? इसका मतलब फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। समझ में आ रही बात आपको? अरे क्लियर है? अब एंडोथर्मिक में आ जाओ। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है, डेल्टा एच भी क्या है? पॉजिटिव है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ी हो गई। तो क्या होगा मेरा? ये बैठेगा log K2 माइनस log K1, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 से बड़ी बैठेगी। हाँ है ना? क्या बना ये बना हमारा log K2 वो ग्रेटर देन बन गया किसके भैया? log K1 से। और K2 इज ग्रेटर देन क्या बन गया? K1। T2 टेम्परेचर पर K2 यानी रेट कांस्टेंट बढ़ाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये दोनों फिनोमिना बेटा आपको क्या रखना है? ये दोनों फिनोमिना आपको यहाँ पर याद रखना है। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या था भैया हमारा? ये था हमारा टेम्परेचर को लेकर के। लास्ट जो यहाँ पर आता है बेटा नंबर 4। अभी मैंने आपको क्या बताया? मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या था? कॉन्सेंट्रेशन क्या था? प्रेशर क्या था? वॉल्यूम था नहीं था? क्या था भैया? डेंसिटी क्या था हमारा? कलर। अबे था क्या है भाई? था क्या कलर हमारा? है भाई। क्या था हमारा? नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन। अबे थी क्या? क्या थी हमारी? इनर्ट गैस। अरे थी क्या? क्या थी हमारी? कैटलिस्ट। टेम्परेचर नहीं लेना है, टेम्परेचर को छोड़ करके सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज का नो इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा भाई। आपने क्या रखना है? ये आपने याद रख लेना है। समझ में आ रही है? अब यहां तक जो हमने पढ़ा आज, उसके ऊपर हम थोड़े से पीवाईक्यू, थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेता हूं। वो देखिए कितनी देर की होगी वीडियो? 23 मिनट की, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। तो ये बेटा हमारा एमटीजे का पीवाईक्यू है। मैं इसके ही आपको क्वेश्चन लेकर के दिखा देता हूं, यहां पर है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इक्वेशन गिवन है 3O2 से किसमें कन्वर्ट हो रही? 2O3 के अंदर कन्वर्ट हो रही। आ रही बात समझ? ये रिएक्शन 298 केल्विन पर है और इस रिएक्शन के लिए जो हमारे Kc की वैल्यू है वो आती है भैया
3 इंटू 10 की पावर माइनस का 59 आती है निकल के। समझ में आ रही बात आपको? क्या वैल्यू है निकल के? 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 59 निकल कर आई। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे लिए O2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर वो कितनी है भैया, वो है 0.040 मोलर हुई, तो आपको निकालना है O3 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एट इक्विलिब्रियम पर। ये आपको क्या करना भाई, कैलकुलेट करना। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है तो कुछ नहीं करना, वही फॉर्मेट जो हम यहाँ पर क्या करते हुए आ रहे, यूज करते हुए आ रहे। सर इसमें हमें क्या गिवन है, इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले Kc निकाल लो। तो Kc क्या है, O3 की पावर क्या आ गया भैया 2 डिवाइडेड बाई O2 की पावर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है, O2 का डाटा गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये गिवन है। क्या निकालना हमें, O3 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी। तो O3 की पावर 2 में क्या आ गया, Kc इंटू में आ गया भैया हमारा O2 की पावर 3 आ गया। आ रहा नहीं आ रहा? Kc की वैल्यू कितनी है सर, Kc की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 59। अच्छा O2 की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है मेरा, ये मैं पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक और एक दो पॉइंट है, तो ये क्या 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर नहीं लिख सकता क्या? मैं इसे लिख सकता हूं मैं। अगर मैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्या लिखूं, होल क्यूब लिखने लगूं, तो ये क्या 4 गुना 4 गुना 4 गुना 3 की पावर माइनस 2 2 4 2 6 4 चौक 16 चौका 64 ऐसे बैठेगा नहीं बैठेगा? तो क्या बैठा ये बैठा 64 इंटू 10 की पावर क्या हुआ भाई, माइनस का 6 हुआ। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए अब इसको इसमें क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 36 18 और 1 19 199 इंटू में क्या आ गया माइनस का 59 और माइनस का ये तो क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया भैया, माइनस का हो गया 60 9 6 15 65 हो गया। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा O3 के स्क्वायर का फॉर्मूला बच गया। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या करना पड़ेगा, O3 का हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी ना, तो इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा हमें, पूरे का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये वैल्यू कैसे आ जाती है हमारी निकल के 32 दूनी 64। अगर मैं वहां से 10 की पावर माइनस 65 से 10 की पावर क्या ले लेता हूं, देखो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई। 10 की पावर माइनस 32 इंटू 10 की पावर माइनस 33, ये क्या हो गया 33 की जगह क्या ले लूं, 32 ले लूं, तो 2 आगे ना, एक बाहर निकल जाएगा। तो एक पॉइंट कहां जस्टिफाई करना है, वो 19.2 पर करना, तो एक बाहर निकल गया। अच्छा ये 19 का क्या हो गया, 4 चौक 16 5 पंजे 25, तो ये 4 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा भाई। 4 चौक 16 है ना, 5 पंजे 25 है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग के करीब जाके बनेगा। आ रही बात समझ में? तो 4 पॉइंट कितना बैठेगा इसका आंसर, ऑप्शन में क्या है भाई, ऑप्शन है इसका, कहां गया ऑप्शन है 4.38 1.98 2.41 ले भाई, आ गया आंसर। समझ में आ रही बात? तो क्या है भैया ये 4.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 32 मोलर, ये बैठ रहा है इसका आंसर। हाँ यही है, समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से क्या करना भाई, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बोल भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात? ये नीट 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें अलग अलग रिएक्शन का हमें क्या कर रखा भैया, दे रखा, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया सर? ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास में, इक्वेशन है N2 प्लस 3H2, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा भैया हमारा, ये कन्वर्ट हो रहा हमारा 2NH3। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ये एकदम डायरेक्ट एडवांस लेवल पे आ गया, तो हम थोड़ा सा इजी वाला करते हैं पहले, उसके बाद में इसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि नीट 2050 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है कि N2 प्लस O2 गैसियस प्रोडक्ट है सब, ये बनता है आपका 2NO और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया K। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ N2 प्लस हाफ O2 के लिए ये क्या बनेगा हमारा, NO बनेगा। इसके लिए आप क्या निकालो, K डैश निकालो। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था कि ये या तो डबल कर दो या क्या कर दो, ये कर दो, तो ये पूरे के पूरे वैल्यू क्या मान सकता हूं मैं, n मान सकता हूं। तो क्या k की वैल्यू k की पावर n होगा, n बोले तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो सीधा सीधा एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अरे क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मिक्स करते हैं इसे। एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है 2SO2 प्लस में क्या आ गया O2 गिव्स अस में क्या आ गया भाई 2SO3। ठीक है, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है भैया, K1 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 278। कितनी वैल्यू गिवन है 278। अब यही इक्वेशन उल्टी करके दे दी, और इक्वेशन क्या है SO3
गिव्स अस क्या हो गया हमारा SO2 प्लस क्या बन गया ये हाफ O2। अब इसमें डायरेक्ट दो एंटिटी लग रही, क्या लग रही भैया डायरेक्ट यहाँ पर दो एंटिटी कैसे लग रही, ये वैल्यू हो गई मेरी क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई मेरी K2 और आपको K2 की वैल्यू क्या करनी है भाई, आपको K2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल करके चलनी है। ठीक है, अब इसमें ना दो एंटिटी हो गई, दो एंटिटी कैसे हो गई वो देखो क्या है, देखो SO3 इधर है, ये SO3 इधर है, मतलब पहले तो इसे रिवर्स करा होगा, अरे करा होगा नहीं करा होगा, ध्यान से देखना मेरी बात, बहुत गौर से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो पहले रिवर्स करने पर, तो इसके लिए रिवर्स करने पर क्या होगा, 1/K1 लिखा गया होगा, नहीं भैया अगर ये K1 था तो K2 इसके लिए क्या 1/K1, लेकिन ये उसका भी क्या करा फिर आधा 2 से डिवाइड करा नहीं करा भाई 2SO3, ये अगर मैं रिवर्स करता हूं इक्वेशन ये क्या बनेगी 2SO, ये डायरेक्ट करनी आनी चाहिए भाई, 2SO2 प्रैक्टिस से हो जाएगी बात, ये O2 अगर मैं इन सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 खत्म, SO3 2 से 2 खत्म, हाफ O2, यही इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, तो आधा यानी कि 1/2 से क्या करा इस इक्वेशन को डिवाइड करा, तो इस पूरे की पावर में क्या चला गया हमारा 1/2 चला गया, बोले तो 1/278, इसकी पावर क्या आ गया भाई 1/2, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2000 उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, ये कौन सा में था 2012 में था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये नीट 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, मेंस के अंदर आया था, देखिएगा। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास में क्या A2 प्लस B2 किसमें कन्वर्ट हो रही है 2AB के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ध्यान सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या दिखा रखा कि जो हमारे A2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है 3 × 10⁻³ है, B2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो डायरेक्ट है सवाल, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, और AB की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2.8 × 10⁻³ है, और 527 डिग्री सील्ड वेसल में, तो Kc की वैल्यू तो डायरेक्ट है, हमारी बात क्या डायरेक्ट है, तो ठीक है, इस इक्वेशन के लिए Kc क्या निकाल लेंगे, इस इक्वेशन के लिए Kc होगा सर AB का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया A2 और इनटू में क्या हो गया हमारा B2, AB क्या है 2.8, तो क्या लिख सकते हैं हम 2.8 × 2.8 × 10⁻³ अबे लिख देंगे क्या, A2 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 3 × 10⁻³, B2 की कॉन्सेंट्रेशन 4.2 × 10⁻³ माइनस माइनस रुट खत्म हो गया, एक पॉइंट से क्या हो गया हमारा 1 पॉइंट 14 दूनी 28, 14 तिया 42, एक पॉइंट लगाकर नीचे एक जीरो और लगा दिया, तो 28 दूनी क्या आ गया 56 और 3 तिया 9 × 10 आ गया, तो 9 × 6 = 54 है भाई, 9 × 6 = 54 बचे 2, 9 दूनी 18 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.62, ये किसकी वैल्यू आ गई भैया Kc की वैल्यू आ गई फॉर दिस रिएक्शन। इजी है भाई, अरे इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है। चलो अगला सवाल और देखते हैं हम PYQ के अंदर ही, पहले इजी वाले देख ले उसके बाद में हार्ड वाले देख लेते हैं। दो 2008 में क्वेश्चन आया था, देखो 2008 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि हमारे पास में इक्वेशन है HI गिव्स अस क्या है हाफ H2 प्लस हाफ क्या हो गया भैया I2, और इसके लिए जो हमारे Kc की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 8 गिवन है, तो आपको कहा गया है कि अगर तुम्हारी रिएक्शन क्या है H2 प्लस I2 गिव्स अस क्या है 2HI है, तो इसके लिए आप K डैश की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। सारी बात समझ में, अब देखो कितना, देखो मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, तो K डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, K डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे 1/K1 के बराबर, हाँ है ना, ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में पहले वाली में 2 से मल्टीप्लाई करी, देख लो इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी की पूरी पावर क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, तो 1/K1 कितना है 8 है, तो 1/8 का स्क्वायर 1 क्या हो गया भाई ये 64 हो गया, इसका करेक्ट आंसर आगे निकल गया। समझ में आ रही बात, अभी इजी सवाल ले रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में NO + O2 वाला आ गया हमारा, ये अच्छा सवाल है, पहले देख लो और इससे आगे कोई सवाल हुआ क्या। 3 सवाल और करा रहा हूं मैं, जो कि अब थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का खतरा रह जाता है। सवाल आया हुआ है 2005 के अंदर, नीट के अंदर ही, इक्वेशन है हमारे पास में कि NO + हाफ O2, ये वैल्यू है K1 को लेकर के, और ये वैल्यू बनती है हमारी NO2, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। दूसरी इक्वेशन है कि 2NO2, ये बनती है हमारी K2 को लेकर के, और इसमें बना हमारा 2NO प्लस में क्या बन गया O2, ठीक है। तो ये वही है जो अभी भी करके आया तुम हाल फिलहाल में, अब करका है नहीं करका है ताजी ताजी,
यही तो करका है ताजा का ताजा। ठीक है, अब क्या करका है उसको आप देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस रिएक्शन में देखो क्या, इसके लिए K1 की वैल्यू है, ये क्या होगा हमारी K2 की वैल्यू है। तो K2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, इतना तो मेरी समझ में आ गया कि K2 की वैल्यू 1/K1 करके कुछ आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि K2 की वैल्यू है, उसके रिवर्स क्या है, रिएक्शन है। अब इसमें तुमने K1 में क्या किया होगा, K2 कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई की होगी, नहीं की होगी। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब ये जाकर बनेगी, तो 1/K1 का होल स्क्वायर यानी कि 1/K1 स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। वही तो हुआ 1/8 का होल स्क्वायर 64 आ गया। समझ में आ रही बात आपके? ठीक है, तो ये क्या रखना भैया, ध्यान रखना आपको। ठीक है, थोड़ा सा और एक लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। हाँ, एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे अच्छा है जो भी अभी मैंने कराया। क्वेश्चन है हमारा N2 प्लस O2, ये क्या है भैया, गिव्स अस 2NO। कोई दिक्कत वाली बात भैया? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है जी K1। ठीक है, दूसरी रिएक्शन दी गई है यहां पर कि 2NO प्लस O2 गिव्स अस क्या है हमारा 2NO2। इसके लिए दिया गया है K2। तो ओवरऑल इक्वेशन दी गई है आपको NO2 गिव्स अस क्या है भैया, हाफ N2 प्लस में क्या आ गया O2। इसके लिए K3 है, और ये K3 की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, क्यों सवाल है, क्योंकि इसमें कई सारी एंटिटी यहां पर एक साथ लगती हुई हमारी क्या होंगी भाई, नजर आएंगी। ठीक है, चलिएगा, तो इतना तो तय आ गया हमारा कि इन दोनों को जोड़ तोड़ के, मरोड़ के, काट के, पीट के हमारी ये इक्वेशन बनी होगी। हाँ या ना? कॉमन सेंस की बात है, दिमाग लगा ना, देखो। ठीक है, ये है। अब तुम्हारे पास में एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन है। अब देखो इस रिएक्शन में N2 कहां है, इस तरफ है, हाँ है ना, है। और इस फाइनल रिएक्शन में कहां है, इस तरफ है। इस रिएक्शन में NO2 कहां है, इस तरफ है, और ये कहां हो गया हमारा, इस तरफ है। इसका मतलब हुआ कि एक रिएक्शन कौन सी उल्टी करी हमने रिएक्शन उल्टी करी। क्या करी भैया, हमने रिएक्शन उल्टी करी। ऐड करने के लिए हमने क्या किया, ऐड करने के लिए हमने दोनों ही रिएक्शन क्या कर दी, उल्टी कर दी। भाई ऊपर वाली NO भी उल्टी कर दी, और नीचे वाली NO2 भी हमने क्या कर दी, उल्टी कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि K3 में हमारे K1 इंटू K2 करके कुछ तो आएगा। ऐड करा ना हमने दोनों को उल्टी करके, ऐड में मल्टीप्लाई, और 1/K1 और 1/K2। खड़ा होगा, पढ़, चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। आ रही बात समझ? तो भैया हमारा इतना तो क्या हो गया, तय हो गया कि 1/ करके K1/K2 आएगा। अब सवाल ये है कि ये 1/ ही रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि K3 की वैल्यू निकाल रहे ना, इसके पावर में क्या जाएगा, किस तरह जाएगा, ध्यान से देख। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। देख, ये तुम्हारा क्या, तुमने K1 भी रिवर्स करा, और ये क्या करा तुमने, K2 भी रिवर्स करा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या किया होगा, क्वेश्चन यही है क्या? हाँ यही है। ठीक है, चलो ठीक है। अब जस्ट तुमने ऐड किया, तो ऐड करने से पहले ये और ये तो कट ही जाएगा तुम्हारा, कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या बचा तुम्हारे पास में, N2 बचा और O2 बचा, वो तुमने इधर ऐड कर दिया। इधर क्या बचा तुम्हारा, NO2, और इधर हमारा क्या हुआ, इधर O2 आ गया। ठीक है, N2 इधर हाफ है, इधर पूरा का पूरा है। तो क्या मैं N2 वाली इस इक्वेशन को पूरे को डिवाइड कर दूं 1/2 से? चेक करेंगे, पूरे से 1/2 से डिवाइड करा। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को 1/2 से पूरे से क्या करा, डिवाइड करा। ठीक है, तो वाली भी 1/2 से डिवाइड होनी चाहिए हमारी। कैसे बनेगा ये देखो, 1/2 है। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 1/2 आ गया। फिर इसे भी तो 1/2 से करना पड़ेगा ना मुझे। इसे भी 1/2 से करना पड़ेगा, और इसको भी 1/2 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिएगा। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, 1/K1 रिवर्स में लूंगा भैया मैं। ठीक है, मैं शुरुआत से ले लेता हूं। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, 1/K1 आ गया मेरा 2NO, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा NO, और ये हो गया हमारा O2, ये हाफ आ गया,
और प्लस में क्या आ गया हमारा हाफ N2 आ गया। चूंकि ये 1/K1 है तो इसकी पावर मैंने क्या ले लिया भाई 1/2 ले लिया। समझ में आ रही बात, 1/2 से डिवाइड करा, ये इक्वेशन बन गई मेरे सामने, नहीं बन गई। अब दूसरी इक्वेशन देखिएगा, इस इक्वेशन को भी मैं अगर क्या करता हूँ रिवर्स करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1/K2 की पावर क्या होगी हमारी यहाँ पर, ये भी 1/2 हो गया, और 1/2 करने पर रिवर्स करने पर क्या हो गया, उधर 2NO2 है तो इधर क्या रहेगा हमारा NO2, ये क्या रहेगा हमारा ये 2NO, तो एज इट इज क्या रहेगा हमारा NO रहेगा, और हाफ O2 क्या रह जाएगा, ये हमारा हाफ O2 रह जाएगा। अब ऐड करो इसे, अब समझ में आ गई 1/2 से। अब NO से क्या कटा, इधर NO कटा, अब कट गया क्या। अगर मैं इस पूरी की पूरी रिएक्शन को ऐड करूं तो क्या बना हमारा NO2 बना, हाफ O2 दोनों मिला करके एक O2 बना, और क्या बन गया हमारा हाफ NO2 बन गया। तो K3 की वैल्यू क्या है 1/K1, इंटू में क्या आ गया 1/K2, और ये ध्यान सुनिएगा 1/K1 की पावर भी क्या है 1/2 और 1/K2, ऐड कराना दोनों रिएक्शन को तुमने, है भाई ऐड कराना तुमने दोनों रिएक्शन को, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कि 1/K1 की पावर 1/2 इंटू में, ठीक है, इंटू में 1/K2 की पावर क्या हो गया 1/2। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1/K1 इंटू K2 की होल की पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये बेटा हमारी K3 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, आ रही बात समझ में। तो जब हम इस सवाल को करेंगे थोड़ा सा हमारे से होए अच्छी तरीके से और बनेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलो अगला सवाल हम करते हैं भैया। नीट 2003 में भी आया, 2017 में भी आया, 2007 के अंदर भी आया, और ये इसमें सबसे भारी सवाल है, ऐसा बुक बोलती है, सबसे अच्छा सवाल है ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इक्वेशन है मेरे पास में, क्या है इक्वेशन है मेरे पास में कि N2 + 3H2 वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर 2NH3 के अंदर, ये वैल्यू है मेरी K1। कोई दिक्कत वाली बात है। उसके बाद मैंने बोला कि N2 + O2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रही है 2NO, ये क्या हो गया मेरा K2। उसके बाद मैंने बोला कि H2 + हाफ O2 ये भी रिवर्सिबल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसको मैंने बोल दिया H2O, ये क्या बन गया मेरा K3। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन जब मैं इनको जोड़ता हूं तो ओवरऑल इक्वेशन मेरी क्या आती है, ये बनती है मेरी 2NH3 + 5/2 O2 + 5/2 क्या बन गया O2 गिव्स अस क्या आ गया भैया हमारा 2NO प्लस में क्या आ गया 3H2O, और इसके लिए वैल्यू आ गई हमारी K'। यो आपको K' की वैल्यू क्या करनी है भाई, निकालनी है। ठीक है, आगे समझ बात। चल भैया करते हैं इसको, आ जाओ 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 आ जाओ, ये रहा हमारा है साइड। कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। चलो भाई देखो, सबसे पहले फाइनल रिएक्शन देखो और इनिशियल से कंपेयर करो, देखो क्या किया गया होगा। देखो जोड़ने में इजी पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1/K1 के सब में मैंने जोड़ा। देखो इधर क्या है N2, इधर भी क्या है N2, इधर कोई N2 किसी तरफ भी नहीं है, मतलब N2 क्या करे आपस में कट किए, तो दोनों में से एक रिएक्शन क्या हुई होगी अपोजिट, तभी तो एक इधर का N2 एक इधर का N2 रहेगा। अभी समझना मेरी बात को क्या है, तो दोनों में से एक रिएक्शन क्या होगी हमारी अपोजिट ही होगी। अच्छा इधर क्या है हमारा H2, इधर कहाँ है हमारा, इधर कोई H2 दिखाई नहीं पड़ रहा, इधर क्या है हमारा H2, यानी कि ये H2 उधर गया होगा भाई। जब मैं ऊपर दोनों है, दोनों में से एक तो रिवर्स हुई होगी, और H2 को काटना तो ये H2 कहाँ गया होगा उधर। तो अगर मैं इसके लिए K' की वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसके लिए ये वैल्यू लिखने लगूं तो ये वैल्यू में मुझे यहाँ पर कौन सी K1 नहीं लेनी, मुझे यहाँ पर क्या करनी है, मुझे यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करनी है 1/K1 के अंदर। समझ में आ रही बात। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने क्या करी 1/K1 के अंदर चेंज करी। समझ में आ रही बात। जैसे वैल्यू मैंने 1/K1 के अंदर चेंज करी तो इधर क्या आ गया 2NH3, उधर आ गया N2, उधर क्या आ गया 3H2। मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, उसमें क्या आ गया हमारा 2NH3, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर N2 के अंदर, साथ ही साथ किसमें कन्वर्ट हो गया 3H2 के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है। N2 उधर आ गया, N2 इधर आ गया, तो ये एज इट इज रिएक्शन रखनी है। तो ये एक ही N2 उधर है, एक ही N2 इधर है, तो ये एज इट इज ही हमें यहाँ पर K2 की वैल्यू रखनी है, जो कि हमारी निकल कर आ गई क्या N2 + O2 गिव्स अस क्या आ गया हमारा 2NO। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है। चलिए अब तीसरे की तरफ हम चलते हैं। तीसरा वाला क्या आ गया हमारा, तीसरा वाला आगे भैया हमारा K3 को लेकर के आते हैं। अब K3 क्या है भैया, इधर भी H2 है, उधर कितना H2 है 3H2। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये क्या था, ये 3 था,
अगर उधर 3:2 है तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करूंगा? नहीं करूंगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि K3 की वैल्यू क्या होगी मेरी, इसके मतलब जो यहाँ पर जो मेरी नई K की वैल्यू निकल के आएगी तो वो K3 का स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी? K3 का क्यूब बनेगी। सॉरी, समझ में आ रही बात? बनेगी कि नहीं बनेगी? और K3 का क्यूब बनने पर वो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? वो बनेगी मेरी 3:2 प्लस 3/2 क्या हो गया हमारा O2 गिव्स अस क्या आ गया हमारा 3 में H2O आ गया। आ रही बात समझ में? अब मैं इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं भाई, ऐड करने की कोशिश करता हूं। देखो 3:2 यहाँ है, 3:2 से हमने क्या काट दिया? 3:2 काट दिए। एक N2 से क्या काट दिया मैंने? एक N2 काट दिया। अब बचे हुए सिस्टम को क्या कर देता हूं मैं? ऐड कर देता हूं। तो ये क्या आया मेरा? ये आया मेरा 2NH3 प्लस में क्या आया 1O2 और 3/2 O2। 3/2 मतलब डेढ़ डेढ़ और सॉरी 3/2 डेढ़ और एक क्या हो गया ढाई। ढाई बोले तो कितना आ गया 5/2 O2 आ गया। अरे आ गया क्या? ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? क्या बचा हमारा 2NO बचा और साथ ही साथ मेरा क्या बना ये 3H2O। और अब बताओ इसके लिए जो K डैश की वैल्यू है वो हमने क्या ली? K डैश की वैल्यू हमने रखी 1/K1 में रखी, ऐड किया, प्लस में क्या है सॉरी इनटू में क्या आएगा? इनटू में K2 आएगा है भाई। इनटू में क्या आएगा भैया? इनटू में आएगा हमारा K2 आएगा नहीं आएगा? और ये उसके इनटू में क्या आएगा हमारा K3 का होल क्यूब। ठीक है, तो K डैश की वैल्यू हमारी फाइनल क्या बन जाती है भैया? है भाई K डैश की वैल्यू हमारी फाइनल क्या बन जाती है? K डैश की वैल्यू हमारी फाइनल बन जाती है कि K2 इंटू K3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई K1। ये हमारी K डैश की फाइनल वैल्यू बन जाती है। समझ में आ रही बात? अब इस तरह के हमारे क्या होंगे? ये इक्विलिब्रियम के इसी तरह के सवाल होते हैं। इसी तरह से हमें इक्विलिब्रियम के सारे सवाल क्या है करके चलने हैं। कल हम बात करेंगे इसके आगे। अभी हम होमोजेनस देखेंगे, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम देखेंगे, आरिवासा में उसके अलावा ली शटलर प्रिंसिपल देखेंगे, थोड़े से एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।